नमस्कार दोस्तों, जगत महान यूट्यूब चैनल की टीम लगातार आपको अलग अलग क्षेत्र के सर्वे, अलग अलग शख्सियत के बारे में बताती आई है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं। इसके पीछे कारण है कि लोकसभा का चुनाव बिगुल पूरे देश में बज चुका है। टिकटार्थी अपनी जद्दोजहद में हैं और इस बीच हमारी टीम भी ऐसे प्रत्याशियों, भावी उम्मीदवारों के लिए अलग अलग जगह पे जाके उनके विचार और जो उनके उद्देश्य हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करती है। आज हम पहुँचे हैं पानीपत शहर में भाजपा के एक कद्दावर नेता गजेंद्र सलूजा, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और करनाल लोकसभा निगरानी समिति के संयोजक भी हैं। यमुनानगर के जिला प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने यमुनानगर जिला प्रभारी रहते हुए वहाँ निगम के चुनाव में जीत दर्ज करवाई। निगम चुनाव जींद में रह के भी वहाँ संगठनात्मक तरीके से और पूरा जब तक चुनाव जीत नहीं गए तब तक वहाँ रहकर जीत सुनिश्चित की और प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में और लोकसभा करनाल निगरानी समिति संयोजक के रूप में उनका अभी तक का सफल कार्यकाल रहा है। अभी जानते हैं उनसे कि वो किस प्रकार से जैसे कि पूरे करनाल लोकसभा में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं कि वो लोकसभा के कद्दावर नेता हैं और भावी प्रत्याशी हो सकते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि करनाल लोकसभा के बारे में वो कितना समझते हैं, इनके मुद्दों के बारे में वो कितना जानते हैं और कि जिस प्रकार की ये चर्चा चल रही है तो उसके ऊपर वो क्या कहना चाहेंगे। गजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिस प्रकार से सर चर्चा चल रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 32 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, संगठन में काम कर रहा हूँ और संगठन जो भी जिम्मेवारी देता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें अपना 100% लगा के उस कार्य को करूँ और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। जी, जिस प्रकार से आप यमुनानगर में सफल रहे, जींद में सफल रहे और बाकी भी जितने भी कार्य जिम्मेदारी आपको दी गई उनको बखूबी आपने निभाया है और जिस प्रकार से चर्चा है आपके नाम के बारे में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आने के रूप में, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये जो आपने चर्चा की बात की है, राजनीति में जो भी कार्यकर्ता काम करता है उसका कहीं ना कहीं अपना मन होता है कि मैं राजनीति में हूँ तो मैं चुनावी राजनीति में भी आगे बढ़ूँ। इस तरीके से अपना मन भी है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि मुझे आगे आना चाहिए। बाकी ये संगठन का फैसला है। हम संगठन के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिसको भी वो प्रत्याशी बनाएंगे हम उनके साथ मिल के कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस सीट को डालेंगे। सर, जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक देशभक्ति की भावना हिलोरे मार रही है और जनता के बीच से ऐसे लोगों की भी संख्या ज़्यादा निकल कर आ रही है कि जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट का पहले से ही जो 2014 के चुनाव के बाद मोदी जी ने इन 5 सालों में जो काम किए हैं, जो उन्होंने एक शपथ ली थी संसद भवन में कि ये गरीबों की सरकार है, उन्होंने उस चीज़ को ये करके दिखाया है। आज गरीबों के लिए इतनी योजनाएं हैं और वो सामने आ रही हैं, उनके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और ये जो देशभक्ति की भावना, ये जो एयर स्ट्राइक हुआ, ये भी एक मोदी जी जैसे लोग ही इस काम को कर सकते हैं। इससे पहले भी सरकारें हुई हैं। पाकिस्तान ने हर बार गुंडागर्दी दिखाई है, आतंकवाद रहा है, तो लेकिन ये जो बोल्ड डिसीजन हुआ है, इससे हर हिंदुस्तान का एक एक नागरिक ये सोचने लगा है कि मोदी जी के हाथ में ही अगली कमान देनी चाहिए।
जी, जिस प्रकार से मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत से दिया था और स्वच्छता अभियान की जहां शुरुआत की थी, इस तरह के मुद्दे जो कि मोदी जी ने उठाए वो कितने सफल हो पाए इस क्षेत्र के अंदर, और इसके अलावा कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण भाजपा को लोग वोट देंगे अब की बार? देखिए, ये जो आपने मुद्दों की बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत की बात की, तो हालांकि ये सरकारी मुद्दे नहीं हैं, लेकिन इनका हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, सोशल योगदान होता है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों को इनमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने एक अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी राजनीति में इन मुद्दों को साथ लेके एक हमारे जीवन को जो सुधारने की कोशिश की है। जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, जिस वक्त ये यहाँ से पानीपत से शुरुआत हुई थी, उस वक्त 837 का आंकड़ा था, और जिस पे आज हम 924 पे हमारे ज़िले में हम पहुँच चुके हैं। ऐसे ही ओवरऑल पूरे हरियाणा की स्थिति है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करता हूँ तो कई बार दूसरे दलों के लोग मजाक भी उड़ाते थे, भी ये क्या झाड़ू पकड़ के वो कर रहे हैं और इस तरीके के अभियान चला रहे हैं, इनसे क्या होने वाला है। लेकिन आज आपको लगेगा, आप देखते हैं आपके अपने परिवार के बच्चे ही, जब आप कोई चीज़ कोई भी कूड़ा करकट या कोई कागज़ या कोई पत्री आप फेंकने लगते हैं, तो आपके बच्चे ही आपको रोकते हैं कि पापा ये मत करो। इसके अलावा जो ODF हुआ, आप जब ट्रेन में जा रहे होते थे या गाड़ियों में जा रहे होते थे, रास्ते में आपको कहीं जगह बैठे हुए लोग नज़र आते, तो आपको एक लगता था कि कैसा हमारा हिंदुस्तान है। आज आपको वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, आपको अपने आप के ऊपर कहीं ना कहीं गर्व होता है। तो ये जो मिशन है, ये मिशन आगे तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और ये सामाजिक वो है, इसे बढ़ना भी चाहिए। सर, जिस प्रकार से विपक्ष नोटबंदी का मुद्दा उठाता है, GST के कारण मुद्दा उठाता है और कई तरह के राफेल जैसे मुद्दे उठाता है, उसके बावजूद मोदी जी की लहर अभी देखने को मिलती है। तो अब की बार के चुनाव में जैसे करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक रहेगा जिसके कारण भाजपा को जीत सुनिश्चित मिलेगी, मतलब जीत सुनिश्चित होगी? आप खाली करनाल की बात मत कीजिए, आप तो पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटों के ऊपर आगे बढ़ रही है। जहाँ तक रही नोटबंदी की बात, नोटबंदी के बाद के ऊपर अगर आप ये बात करें कि गुजरात में चुनाव आए, गुजरात सबसे ज़्यादा व्यापारियों वाला वो होता है, पर्टिकुलर आप सूरत को ले लेते हो तो वहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हमारी बीजेपी की आई। रही बात हम हरियाणा की लेते हैं, तो नोटबंदी के बाद या GST के बाद जब फरीदाबाद का नगर निगम का चुनाव आया, वहाँ हम आगे बढ़े। जब सरपंचों के चुनाव आए उसमें हम आगे बढ़े, और जिला परिषद के चुनाव में हम आगे बढ़े। और यहाँ अभी आपने देखा कि हरियाणा में 5 निगमों के जो मेयर के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे रही। और उन सब से बढ़कर अगर आप देखें तो जींद का जो उपचुनाव हुआ, जहां जींद में हमारा कभी कुछ नहीं था, अब की बार जो हमारा प्रत्याशी वहां से जीता, विधायक बना। तो ये सब हमारी भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारी मनोहर जी की सरकार है, मनोहर जी के सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से काम हुए हैं, सबका विकास को बात को हम लेके चले हैं, या नौकरियों में पारदर्शिता की बात आती है, इन सब चीज़ों की वजह से आज भी हम पूरे उस पे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं। सर, जिस प्रकार से यमुनानगर में आपने मेहनत की, वहाँ भी जीत प्राप्त की, जिस प्रकार से जींद में आपने मेहनत की, वहाँ भी जीत प्राप्त की, और भी आपने काफ़ी बढ़ चढ़ के हर कार्य में भाग लेते हैं, कहीं मोटरसाइकिल यात्रा है या कुछ भी है, उसमें हर जगह आप आगे दिखाई देते हैं। तो ये किस तरीके से आप ये काम करते हैं कि सब जगह आपको सफलता मिलती है? देखिए, ये जो सफलता है किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सभी कार्यकर्ता मिलके, चाहे वो यमुनानगर का चुनाव रहा हो, चाहे वो जींद का चुनाव रहा हो, चाहे वो पार्टी के जो भी कार्यक्रम रहे हों,
चाहे मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम रहा है, कमल ज्योति का कार्यक्रम रहा है, या 2 मार्च की जो हमारी बाइक रैली रही है, तो उन सब में हम सभी कार्यकर्ता एक परिवार की तरह मिलके जो भी हमें पार्टी की तरफ से ऊपर से आदेश आता है हम उसके ऊपर काम करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। सर, जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस है, जीजेपी है, इनेलो है, इन पार्टियों को भाजपा के मुकाबले में कहाँ पाते हैं आप आज के दिन? आज की डेट में इनका तो कहीं संगठन ही खड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस की बात ले लीजिए तो उसके भी ना तो अपनी जिला इकाई तक कोई इकाई नहीं खड़ी कर पाए, ऐसे ही जजपा का है, ऐसे ही उनका दूसरों का है। तो ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, मुझे तो ये भी वो होती है, हैरानी होती है। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी का संगठन का आप देख रहे हैं कि हम बूथ लेवल तक, बूथ लेवल का हम जो आगे वाले जो हमारे आने वाले 8-10 दिन हैं, हम इसमें पन्ना प्रमुख तक पहुंचने वाले हैं और वहां तक हमारा काम हो गया और हमने कितने कार्यक्रम कर दिए हैं ये सब लोगों के बीच में। जी, जिस प्रकार के सर 10 लोकसभा चुनाव के लिए अब आप उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने वाली है भाजपा, तो किस प्रकार से देखती है 10 में से कितनी सीटें भाजपा जीत जाएगी? हम 10 में से 10 सीटें जीत रहे हैं, ये बात मैंने आपको अभी पहले कही है कि आप देखना 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम हरियाणा से जीत रहे हैं। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी है वो प्रधानमंत्री के ऊपर बार बार ऐसे लांछन या जिस तरह की बातें टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री चोर है, या क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह की? देखिए, राहुल गांधी के बारे में क्या बात की जाए, वो एक नासमझ है, उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है वो लोग, और एक ही बात को बोले जा रहे हैं बार बार, चोर है चोर है चोर है, हैं? और पब्लिक इस बात को सब समझती है, तो उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना करनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से अभी लोग रमज़ान की बात करते हैं कि रमज़ान के महीने में डेट्स नहीं होनी चाहिए थी, और उसी के साथ साथ होली का रंग भी इस चुनाव रंग में मिल चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं सबसे पहले तो होली की सभी को बधाई देता हूँ। होली का त्यौहार खुशियों से मनाएं। ये एक जो कभी आपके रिश्तों में कोई दरार आई हुई होती है तो उस दिन आप उन सारी दरारों को दूर कर सकते हैं, आपस में रंग लगा के, गले मिलकर, एक दूसरे को मिठाई खिला के वो सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जहाँ तक रमज़ान की बात है, मैं सुबह पेपर में पढ़ रहा था, पहले भी जो चुनाव हुए हैं वो उस दौरान हुए हैं, उससे किसी की भी धार्मिक भावना को या किसी चीज़ को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक दिन का वो होता है चुनाव, उन्होंने वोट डालने जाना है लोगों ने, लोग इससे खुश हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। मैं होली की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार आप रंगों का त्यौहार है, आपस में हमें अपने वैर भाव भूलकर सभी को इन रंगों में एक हो जाना चाहिए।